ओके भाई उधर हो जाओ ना, तो गुजरने वालों को मसला होता है, दरमियान में नहीं बैठना। ओके तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे तो 10% या 5%, जल्दी करो, कॉस्ट या फेयर वैल्यू का सैलरी के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी खरीद के लेके दी है तो कॉस्ट का ऐड होगा, अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी लीज पे लेके दी है तो फेयर मार्केट वैल्यू का ऐड होगा। ओके आ जाए भाई पेज नंबर 93। तो कल कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल एक हुआ था हमारा, ये उनको बता रहा हूं जो कल नहीं आए थे। 0.5 वेयर, भाई वो एसी चलाएं। वेयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर गया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा ये क्या झाड़ियां उगी हुई हैं। उसने कहा वो भाई वो घास साफ नहीं कराया, मादरत। कही ये तो यहाँ सांप आएंगे और फिर तुम तक आएंगे और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम जाओ, तुम्हारे घर माली मैं भेज दिया करूंगा, परेशान ना होना। घर वालों को बता दो माली दफ्तर से आया करेगा। जबरदस्त। वेयर द सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, क्या हुआ ये तुम्हारे हाथ क्यों बूढ़े होते जा रहे हैं? सर मैं घर में खाना खुद पकाता हूं। तो भी भाई कल से तुम्हारे घर मुलाजिम आ जाया करेगा, वो तुम्हें खाना पका के दे दिया करेगा, तुम्हें परेशान नहीं होना, जैसा भी हो खा लेना। वेयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर, ड्राइवर। तुम्हारा चेहरा क्यों काला हो गया? सर मैं ड्राइविंग खुद करता हूं। तो तुम्हारे घर ड्राइवर आ जाया करेगा, ड्राइवर आ जाया करेगा। वेट करें एंड पे बैठे, अभी बात चल रही है। तुम्हारे घर ड्राइवर आ जाया करेगा और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। द फॉलोइंग शिल बी एडेड इन सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम में क्या ऐड होगा? नंबर 1, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉय टू द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। उसमें से माइनस कर देंगे वो पैसे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी। जी भाई क्या टाइम है क्लास का? वो कैसे बताया जाए 9 बजे टाइम है? क्या टाइम होता है ना क्लास में आने का? या जब मर्जी आ जाओ। अच्छा जी मोहतरम, क्या टाइम है क्लास में आने का? ओके अब भाई इसमें 3 लोग होंगे। जी मोहतरम, क्या टाइम क्या है क्लास का? अजीब बात है, ये एम्प्लॉयर है, आज ही बैठे हैं, जल्दी करें। ये कल से दरवाजा रसलान बंद कर दिया करो 9 बजे, आपको कल भी कहा था। एक दफा एक बंदे को कह दिया जाए उसे समझ आ जाती है, लेकिन आप रात को तो। ये एम्प्लॉय है और ये माली है, गार्डनर है। कलर अमेरिकन ला दो ना मुझे अरसला। ओके अब होगा क्या? एम्प्लॉयर ने सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को, वो इसी चलाएं। एम्प्लॉयर ने सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, कोई भी हाई लेवल का एम्प्लॉय था, उसको ये कहा कि माली की सर्विसेज मैं तुम्हें दूंगा। अब होगा क्या कि एम्प्लॉयर डायरेक्ट पैसे दे दिया करेगा माली को। एम्प्लॉयर डायरेक्ट पैसे दे दिया करेगा माली को या हाउसकीपर को, जो भी होगा। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने इस साल, हाउसकीपर था नौकर,
एम्प्लॉयर ने इस साल नौकर को 2,30,000 रुपए दिए कि नौकर मैं तुम्हें 2,30,000 रुपए साल के देता हूं, तो तुमने एम्प्लॉय के घर जाके खाना पका दिया करना है और घर के काम कर दिया करने हैं। अब वो इसी चलाएं। अब वो नौकर इस बात के ऊपर मान गया। नाउ हाउ मच एम्प्लॉयर विल पे टू नौकर? 2,30,000। अब बताएं क्या एम्प्लॉय को ये पैसे बच रहे हैं? अगर एम्प्लॉय खुद नौकर अरेंज करता तो इसको पैसे देने पड़ते। तो ये फायदा किसने किसको दिया? लेकिन तनख्वाह कौन देगा? एम्प्लॉय नहीं देगा। नौकर को तनख्वाह कौन देगा? अब एम्प्लॉयर के पास, फर्ज करें ये प्रोडक्शन मैनेजर है, अब एम्प्लॉयर के पास सेल्स मैनेजर भी आ गया, एचआर मैनेजर भी आ गया। एम्प्लॉयर, यार ये तुम्हारा चहीता है और हम तुम्हारे सुतेले हैं, हमारे घर भी कोई कंधा शंदा कोई कुछ। तो अब एम्प्लॉयर ने इसको कहा भाई ये मसला खराब हो गया है, ये संभाला नहीं जा रहा, तो ऐसा करो तुम मुझे मुंह बंद कराने के लिए उन लोगों का कुछ पैसे तुम मुझे दे दिया करो, कुछ पैसे तुम मुझे दे दिया करो। आपने ऐसा नहीं कभी सुना होगा कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पैसे देता है, ऐसा तो सुना होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है। अब एम्प्लॉय एहतियात के दर्जे में कुछ पैसे एम्प्लॉयर को दे दिया करेगा, मे बी कोई भी अमाउंट में ले लेता हूं 40,000। अब बता दें जब मैं एम्प्लॉय की सैलरी इनकम निकालूंगा तो क्या एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में 2,30,000 का बेनिफिट ऐड करना चाहिए या 2,30,000 के बदले एम्प्लॉय की जेब से भी कुछ जा रहा है? कितने पैसे जा रहे हैं? पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है। वेयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और आर प्रोवाइडेड बाय एन employer to the following shall be added in salary income. The salary paid by the employer to person providing the service. जी इधर देखें आप लोग, कितनी? 2,30,000 लेस क्या करना है? लेस अमाउंट पेड बाय टू एम्प्लॉयर। उसमें से माइनस करते हैं वो पैसे जो किसने किसको दिए? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। कल वाला सवाल खोलें। कल वाला सवाल खोलें जी भाई। थर्ड रो में आओ, थर्ड रो में आओ। पढ़े। The services of a housekeeper are provided by an employer by employer. एम्प्लॉयर ने इसको हाउसकीपर की सर्विसेज दी हैं। हाउस सर्वेंट सैलरी फॉर द ईयर पेड बाय एम्प्लॉयर आर 2,30,000। हाउसकीपर को कौन सैलरी देगा? एम्प्लॉयर। एंड मुइन पेड ₹40,000 टू एम्प्लॉयर इन। मुइन ने एम्प्लॉयर को इस मद में कितने पैसे दिए? 40,000। जी कल वाला न्यूमेरिकल चल रहा था, इनकम फ्रॉम सैलरी टू बी कंटिन्यूड। सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर। जी what is the amount paid by employee to nokar? 230,000. And what is the amount paid by employer to employee to employer? What is to be added in salary? 1,90,000. 1,90,000 will be added in income from salary. $1,90,000 इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ओके
ठीक है जी, किताब पे आ जाए वापस, पेज 93। सर्विसेज इंक्लूड प्रोविजन ऑफ एनी फैसिलिटी। सर्विसेज का मतलब है कोई भी फैसिलिटी दे दी। पॉइंट नंबर 6, if utilities are provided by an employer to employee, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बिजली की सहूलत दे दें। मेरे भाई, अब ये बिजली की सहूलत क्या है? ये अक्सर जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ होती है। इसमें यूटिलिटीज अलाउंस नहीं दिया जाता, हर महीने फिक्स्ड कैश नहीं दिया जाता। ये तीसरी बात मैं करने लगा हूं। 2 बातें आपसे बिजली के बारे में पहले हो चुकी हैं, यहाँ तीसरी बात करने लगा हूं। जरा अरेंजमेंट गौर से समझना है। पहला अरेंजमेंट क्या था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं हर महीने 30,000 रुपया दे दिया करूंगा, तो बस ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी, बिजली तुम्हारी जितनी मर्जी जलाओ। इसका हमने नाम रखा था यूटिलिटीज अलाउंस। इससे भी सैलरी इनकम में ऐड करते हैं। दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है कि सैलरी के चैप्टर में ही दूसरे सफ़े पे हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तुम्हें यूटिलिटीज अलाउंस तो नहीं देता, चलो तुम ऐसा करो, तुम बिल ले आया करो, बिल ला के पहले पे किया करो, पहले बिल पे किया करो, पे करके मुझे बिल ला के दिखाओ। जब तुम बिल ला के दिखाओगे, जितना बिल तुम्हारा होगा वो मैं तुम्हें रीइंबर्स कर दिया करूंगा। इसको भी हमने पढ़ा था सैलरी में ऐड होगा। इसका हमने नाम पढ़ा था रीइंबर्समेंट। एक तीसरा अरेंजमेंट बिजली का आज पढ़ने लगे हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है, ना बिल दिखाने पे रीइंबर्स करता है, बल्कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बिजली का बिल भी नहीं दिखाता। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके अंदर आपने 50 घर बना दिए एम्प्लॉयज के लिए। अब एम्प्लॉयज ने पूछा जी बिजली, एम्प्लॉयर ने कहा बस बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। अब वो फैक्ट्री के बाहर एक ही मीटर लगा हुआ है, तो एम्प्लॉयर बिजली का बिल वापडा वालों को डायरेक्ट पे कर देते, किसी एम्प्लॉय को पता भी नहीं चलता। लेकिन एम्प्लॉयर अपने एंड पे रिकॉर्ड रख रहा होता है किसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए। अब मुझे बता दें, क्या ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय को फिक्स्ड लगा बंधा कैश दे रहा है? क्या एम्प्लॉयर वेट कर रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो बिल लेके आए, मैं रीइंबर्स करूं? बल्कि एम्प्लॉयर बराह रास्त बिजली की सर्विस दे रहा है उसको। ठीक है, आर्मी के इलाकों में भी ऐसा हो सकता है, या किसी ऐसी बड़ी फैक्ट्री में भी ऐसा हो सकता है जहां पे एम्प्लॉयज के घर हों और एम्प्लॉयर ने कहे बस बिजली का बिल मैं पे कर दिया करूंगा, बिल तुम्हारे तक आया ही नहीं करेगा। इफ द यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, वापडा वापडा, बस सेम अरेंजमेंट। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर वापडा को दे रहा है 2,30,000, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा यार ये ज्यादा हो गया है, तूने बहुत बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा, अब कैसा कर, थोड़े से पैसे तू भी मुझे दे दिया कर। तो इसमें से वो पैसे माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितने की बिजली मुहैया कर रहा है? 2,30,000 की। लेकिन एम्प्लॉय उसके बदले के अंदर जो सर्विस दे रहा है, सॉरी, एम्प्लॉय जो उसके बदले में पैसे एम्प्लॉयर को दे रहा है, वो इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय को फायदा 2,30 का पूरा नहीं हुआ, बल्कि 2,30 वाली चीज के एम्प्लॉय को कितने पैसे देने पड़े? 40। तो एम्प्लॉय को सेव कितना हुआ, बचा कितना? 190। लेकिन पॉइंट 6 पढ़ते हैं। इफ यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज लेस अमाउंट पेड बाय whom to whom? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। यूटिलिटीज इंक्लूड बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन। जी हमारे सवाल पे आ जाए, कल वाला पढ़े जी। क्या है? अच्छा नहीं है कुछ दिया हुआ, छोड़ने पर। ओहो, उस जैसी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। चलो आगे, बैठे बैठे आगे जी। वो आमतौर पे ना माफ होती है, उसके बारे में लोग कहते हैं माफ है क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी सर्विस है। पॉइंट 7, मेडिकल अलाउंस पढ़ेंगे। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, ये क्या चक्कर होता है? बुध जुमेरात को क्लास में बड़ा रश होता है,
सोमवार मंगल को भी रश नहीं होता, जुमा हफ्ते को भी रश नहीं होता, क्या चक्कर है? डस्टर किधर है? अभी मैं सोच रहा था आज आप पहुंचे नहीं अभी तक। देख लें उसे, देख लें, रोजाना लेट आता है इसलिए। देख लिया भाईजन, देख लिया, लेते देख लो, सीए करो। ओके, लोन पर इंटरेस्ट, इसके 3 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। ओके, आप एज्यूम कर लें कि मार्केट का रेट 10% है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तुम्हें लोन देता हूं, लेकिन एम्प्लॉय विल पे इंटरेस्ट एट 0%। एम्प्लॉय विल पे इंटरेस्ट एट 0%। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तुम्हें लोन देता हूं 8% पे, इसको कहेंगे कंसेशनल लोन। लोन पर इंटरेस्ट ले रहा है 8%, इसे कहेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, एम्प्लॉय सिर्फ 0% इंटरेस्ट दे रहा है एट और अबव बेंचमार्क रेट। इसको मार्केट रेट को बेंचमार्क रेट भी कहते हैं। एट और अबव बेंचमार्क रेट, बेंचमार्क रेट से अबव, एट और अबव। इसको आप बिलो बेंचमार्क रेट भी कह सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहते हैं मैं तुमसे 10% इंटरेस्ट लूंगा, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहते हैं मैं तुमसे 12% इंटरेस्ट लूंगा। ये दोनों सिनेरियो इसमें आ जाएंगे, एट 10%, अबव 12%। ओके, अब सवाल ये इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या ऐड होगा? भाई ऐसी सूरत में इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने ऐड करना है 10% इंटरेस्ट, बिकॉज ऐसी सूरत में एम्प्लॉय हाई लेवल का बेनिफिट ले रहा है, तो एम्प्लॉय की सेविंग 10% है। हाउ मच एम्प्लॉय इज पेइंग? एम्प्लॉयर के रहम दिल होने की वजह से एम्प्लॉय कितने % पे कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर ने उसको 10 लाख रुपया लोन दिया हुआ है तो एम्प्लॉय उसको 0 रुपए पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर ने उसको 30 लाख रुपया लोन दिया हुआ है तो एम्प्लॉय उसको 0 पे कर रहा है। तो लॉ मेकर कहता है ये तो लुट मची हुई है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें सबसे बड़ी सजा दो, सैलरी इनकम में 10% इंटरेस्ट ऐड कर दो। ऐसी सूरत में सैलरी इनकम में आप ऐड करो, बोले 2% इंटरेस्ट ऐड करो, क्योंकि मार्केट में कितने का मिल रहा है? 10 का, लेकिन ये एम्प्लॉयर कितने में दे रहा है? एम्प्लॉय सेव कितना कर रहा है? 2%। ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसको नेगेटिव की इजाजत नहीं है, सैलरी के चैप्टर में डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में कुछ ऐड नहीं होगा। मार्केट से लेता 10 पे मिल जाता तो अब कोई फायदा नहीं हो रहा, एम्प्लॉयर भी 10 से ले रहा है, मार्केट से लेता 10 पे मिल जाता है, एम्प्लॉयर जालिम 12 ले रहा है, तो ऐसी सूरत में भी सैलरी में ऐड नहीं होगा। ज़हन में ये सवाल ना है फिर 12% पे क्यों दे रहा है, मार्केट से जाके ले ले। मार्केट से जाके लेना मुश्किल है, आसान नहीं है, एम्प्लॉयर दे देता है, मार्केट में कोई देता नहीं। पहले का नाम इंटरेस्ट फ्री लोन, दूसरे का, तीसरे का एट और अबव बेंचमार्क रेट। जी अदर्स के चैप्टर में वो दिखा दें कौन सा वाला न्यूमेरिकल है।
जल्दी जल्दी करें। किताब पे ही सब कुछ नोट कर लिया करो, शुरू में सफ़े भी खाली छोड़े हुए इन चीज़ों के लिए। भाई इधर वो एक बंदा आ गया है, कोई पतले से भाई आगे आ जाए। चलो आप आ जाओ। हाँ ये भी छुड़वाया हुआ है, अभी नहीं करना इससे। ओके ओके पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। पेज 93। जी ये बुलाएं, कौन थे भाई को? देखें 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 बाहर जाके चले गए। इफ अ लोन is provided by an employer to an employee, the salary shall include. Scenario where no interest on loan is paid by employee, where no interest on loan is paid by employee. तो राइट साइड पे आए, अमाउंट टू बी एडेड इन, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट कितना है? 10%। ये बेंचमार्क रेट जो 10% है ना, ये अगले सफे पे दिया हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, पक्का है ये 10। ये तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया ना, ये वाले रेट मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किए हैं सवाल बनाने के लिए, लेकिन ये रेट फिक्स है 10। अज्यूम कर लो मार्केट में रेट 10 है, लेकिन ये अजम्पशन नहीं है, अगले सफे पे भी लिखा हुआ है ये रेट। इट इज फिक्स, ये वाला फिक्स है बस। ये तो मैंने सवाल बनाने के लिए सिनेरियोस बनाए हैं। वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉइज लेस देन बेंचमार्क रेट, ठीक है, तो कंसेशनल के साथ ब्रैकेट में लेस देन बेंचमार्क, बेंचमार्क 10 है। द डिफरेंस, ये 2 कैसे निकाला है? डिफरेंस किस किस का डिफरेंस? 10 और द डिफरेंस, 2 का डिफरेंस लें। किन 2 का? प्रॉफिट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय, कितना? प्रॉफिट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय 8%, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूटेड एट, वो कितना? 10 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। अच्छा तीसरा सिनेरियो उसने नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी सूरत में सैलरी में कुछ ऐड ही नहीं होना, तो तीसरा सिनेरियो आपको नहीं मिलेगा लॉ में। ओके, 1 मिनट अगले सफे पे आए। डेफिनेशन पढ़ें जी बेंचमार्क रेट की। बेंचमार्क रेट means for tax year 2003 a rate of 5%,
इधर देखें, इस रेट को कह रहा है 5% है, एंड द रेट फॉर ईच कमिंग ईयर विल बी इंक्रीज बाय, फिर 2004 में बड़ा होगा, 5 में बड़ा होगा, 6 में बड़ा होगा, 7 में, 8 में, 9 में 10% पे पहुंच गया था, बट अ कैप विल बी प्लेस्ड एट 10%। तो जब ये लॉ पहली दफा आया था तो ये रेट 10% नहीं था, ये कितने परसेंट था? 5%। फिर हर साल 1% बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते किसी साल 10% पे पहुंच गया, लेकिन जब पहुंचा 10% पे उसने कहा आज के बाद बढ़ाना बंद कर दो। तो इसलिए इस वक्त सो रेट फॉर करंट एंड कमिंग इयर्स इज फिक्स एट 10%। तो ये बात मैंने बिल्कुल गलत लिखी है, ये मार्केट रेट नहीं है, इसका नाम है बेंच मार्क रेट, और ये लॉ का अपना बनाया हुआ रेट है। मार्केट में रेट डिफरेंट भी होते हैं, तो मार्केट रेट को पेपर में आपने इग्नोर करना है। आपने कौन सा रेट ढूंढना है अगर कभी गिवन हो। मार्केट रेट वैसे कभी पेपर में गिवन नहीं हुआ, लेकिन बेंचमार्क रेट हमने ढूंढना है। मार्केट रेट गिवन इन द क्वेश्चन विल बी इग्नोर्ड, उसे इग्नोर करना है। ओके अच्छा, अब यहां पे एक रिलैक्सेशन है गरीब एम्प्लॉयज के लिए, अमीर एम्प्लॉयज के लिए नहीं। गरीब एम्प्लॉयज पे ये सेक्शन लगता ही नहीं, बात ही खत्म होगी। अगर गरीब एम्प्लॉय लोन ले ले तो ये सेक्शन लगता ही नहीं है। यानी अगर गरीब एम्प्लॉय को आप, ये वाला सिनेरियो भी हो तो 10% ऐड करेंगे या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे? कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये रूल सिर्फ किन एम्प्लॉयज के लिए सारा है? ऊपर लिख लें, लोन पर इंटरेस्ट फॉर अमीर एम्प्लॉयज, ये अमीर एम्प्लॉयज के लिए, गरीब एम्प्लॉयज के लिए ये रूल नहीं है। जी मैं बताता हूं, आई विल टेल। गरीब की डेफिनेशन मैं बताऊंगा। तो भाई गरीब की डेफिनेशन पेज 93 के एंड पे दी हुई है। जिस एम्प्लॉय को लोन 10 लाख रुपए तक दिया तो हम कहेंगे ये गरीब एम्प्लॉय है, और जिसको 12 लाख लोन दिया एम्प्लॉयर ने, 13 लाख, 14 लाख, तब ये सेक्शन लगेगा। तो ये सेक्शन सिर्फ किस कब लगा करेगा? जब एम्प्लॉय को लोन 10 लाख से ज्यादा दिया। जब कम दिया लोन नहीं लगेगा। However, nothing will be added in the salary if the loan is up to 10 लाख। चलें जी, आ जाएं हमारे सवाल की तरफ। पढ़ें पॉइंट 7 और कैलकुलेट करें इनकम। सॉल्व करें जल्दी से। ओके, क्या अमाउंट आई है? ऑन 31/17 ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ 2 लाख, 2 लाख नहीं 20 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर। द लोन कैरीज अ मार्कअप एट एंड द बेंचमार्क रेट इज 10%। ओके, अच्छा जी, 31/17 को लोन लिया है, तो कितने महीने लोन यूज हुआ? 6 मंथ्स। थोड़ी अकल भी लगानी थी ना। इंटरेस्ट बेनिफिट
What is the amount of loan? What is the scenario? Concessional loan. What is the percentage? 4%. Into 6/12. 60,000 सैलरी में ऐड हो। ये कंसेशनल लोन था। कमिंग मंडे को आपकी असेसमेंट भी होगी, उसका सिलेबस आपको मैं कल बता दूंगा, फिर सैटरडे संडे को तैयारी कर लीजिएगा। ओके, वापस आ जाएं किताब की तरफ। एक और सूरत में भी ये सेक्शन नहीं लगेगा, एक और सूरत में भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। उसमें लोन चाहे 10 लाख से ज्यादा भी क्यों ना हो, उसमें चाहे एम्प्लॉय अमीर ही क्यों ना हो, उसमें लोन चाहे 10 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो, तब भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। और ये बड़ी अजीब सी बात है, आपको सुन के हैरानी होगी, आपने इस तरह की बात जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी सिंस योर बर्थ। वो बात ये है कि एम्प्लॉय बड़ा अमीर था। अब एम्प्लॉय जो है उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई मशगला नहीं था, तो उसने सोचा ऐसे ही कहीं जाके, अरबोंपति था, ऐसे ही कहीं जाके नौकरी शुरू कर दें, ऐसे 6-7 घंटे गुजर जाया करेंगे। तो वो जो है वो अपनी BMW में आता था और साथ बॉस सुजुकी कल्टस में आता था जो उसका एम्प्लॉयर था। तो एक दिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पास गया, यार उधार चाहिए। एम्प्लॉय के पास गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास नहीं, ये नहीं बढ़ा रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पास गया, यार माशाल्लाह आपके पैसे बड़े हैं तो उधार चाहिए। एम्प्लॉय ने उसको दे दिया उधार, और एम्प्लॉय ने कहा जाओ मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता, तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता। वक्त गुजरता रहा और उसने ऐसा ऐसा लोन वापस भी कर दिया एम्प्लॉयर ने। अब बहरहाल एम्प्लॉय बड़ा रहम दिल साबित हुआ कि उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। एक वक्त आया कि एम्प्लॉय साइकिल पे आने लग गया, गर्दिश जाम, जलजला आया, दुकानें गई, सब गया, बेचारा गरीब हो गया। अब वो मशगले के लिए नहीं, अब पैसे कमाने आता था। अब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के कल्टस का शीशा बजाया, सर उधार चाहिए मुझे। तो अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उधार दिया। अब एम्प्लॉयर ने कहा अगर तुमने रहम किया था तो मैं भी रहम करता हूं, और ऐसी सूरत में मैं तुम्हें जो है वो लोन दे देता हूं, लेकिन मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता, और लोन ये लो 12 लाख का, मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता। अब ये सिनेरियो बन गया, 12 लाख पे 10% लगना चाहिए। लेकिन कमिश्नर ने ये कहा ये दो रहम दिलों में मैं तीसरा जालिम दिल क्यों बनूं। तो कमिश्नर आगे बढ़ा, उसने कहा भाई अगर एम्प्लॉय ने लोन पर इंटरेस्ट माफ किया था और एम्प्लॉयर ने भी लोन पर इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो अगर मैं यहां पे टैक्स माफ कर दूं तो मेरा क्या जाता है। तो कमिश्नर ने कहा भाई लोन 12 लाख है, 13 लाख है, 14 लाख है, ये सेक्शन नहीं लगता इन दो रहम दिलों पे। पढ़ें जी पिछले सफे से मिला के, पेज 93। However, nothing will be added in salary income if, page 94, if the interest benefit is arising because
एम्प्लॉई हैज वेव्ड द इंटरेस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय ने माफ किया था पास्ट में। एम्प्लॉय हैज वेव्ड द इंटरेस्ट किसको? टू एम्प्लॉयर। कब? व्हेन एम्प्लॉय हैड प्रोवाइडेड द लोन टू दी, आगे ब्रैकेट वाला काट दें, जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया था। पढ़े इंग्लिश बार बार। जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया होगा उस वक्त तो उसे एम्प्लॉयर को देना पड़ा होगा। हाँ, वो बिजनेस इनकम है, वो हमारे स्कोप में नहीं है ये प्रोविजन। ये क्या चीज? हाँ, वो कैसे लोन पे जो इंटरेस्ट बेनिफिट है उसकी बात कर रहे हो ना आप, तो वो हमारे स्कोप में नहीं है। उसे भी तो मिल रहा है इंटरेस्ट बेनिफिट। Okay. However, nothing will be added in salary income if the interest benefit is arising because employee has waived the interest to employer when employee had provided the loan to the employer, जब employee ने employer को लोन दिया था। Okay, point 8 कल पढ़ेंगे, 9 निकालें। भाई टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ले आओ सबके लिए, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ले आओ, क्वेश्चन पेपर सबके लिए। ओके, पॉइंट 9, where an obligation of an employee towards employer is waived by employer, it will be added in salary. Where an obligation of an employee towards employer is waived by employer, it will be added in salary. इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है लोन। लोन पर इंटरेस्ट नहीं, लोन इसकी बेहतरीन मिसाल है। इस इधर क्या माफ हो रहा था? लोन माफ हो रहा था या लोन पे इंटरेस्ट माफ हो रहा था? ये जो हमारा वाला सवाल है इसमें लोन कितना है? 2 मिलियन। अब इसको 2 मिलियन तो वापस करना ही करना है, 2 मिलियन वापस करना ही करना है, लेकिन जो हर साल उस पर इंटरेस्ट बनता था उसका 6% इसको छोड़ रहा है। लोन अलग चीज होती है और उसका इंटरेस्ट अलग चीज होती है, तो इंटरेस्ट के लिए रूल अलग है। इसलिए मैंने इधर खास तौर पे इस वजह से लिखा था, लोन पर इंटरेस्ट माफ हो रहा है। लोन पर, मिसाल समझे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है वो 50 लाख लोन दिया। अब 50 लाख लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो माफ कर दे, लेकिन एम्प्लॉयर 50 लाख माफ नहीं करता, 50 लाख तो वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय बड़ा अच्छा काम कर रहा हो और एम्प्लॉयर खुश होकर उससे कहे, तुझे याद है मैंने तुझे कंसेशनल लोन दिया था या इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, अब मैं सोच रहा हूं लोन ही तुझे थोड़ा सा माफ कर दूं, तो आप बता दें, इज इट अनदर बेनिफिट
और इट इज अ सेम बेनिफिट, इट इज अनदर बेनिफिट। एक और लाइबिलिटी जो वो अपने कंधों पे महसूस कर रहा था, वो अब उसे पे करनी है या वो उसे वेव हो गई है? पढ़े, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर इज waived by employer, it will be added in salary. Obligation may be loan received by employee or goods or services purchased on credit by employee. ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय डॉलेंस में नौकरी करता हो और एम्प्लॉयर कहे कि यार वो सुने तुझे एसी चाहिए। एम्प्लॉय ने कहा हाँ, एम्प्लॉयर ने कहा मुफ्त में तो नहीं देता, मैं एसी बेच देता हूं तुझे, जब तुझे पैसे हुए दे दी, ये कर सकता हूं मैं। तो एम्प्लॉय एसी घर लेके चला गया। अब एम्प्लॉय के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जैसे टाइम निकलेगा थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करे एसी के। अब एक दिन एम्प्लॉयर ने उसको बुलाया और एम्प्लॉयर ने बुला के कहा यार वो एसी के तूने पैसे देने थे ना, चल ना दे। एम्प्लॉय की बातें खिलेंगी। इस बातें खिलने में इमरान खान का भी हिस्सा होना चाहिए थोड़ा सा, तो वो टैक्स के नाम से उसको दिया जाएगा। तो इसी तरह प्रिंसिपल साहब ने कैशियर को कहा कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ा देते हैं हम, लेकिन पैसे उससे नहीं लेंगे। चलें, ये मिसालें और आने वाले दिनों में करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ें। तो भाई ये क्या रूल बना जरा बताएं। एम्प्लॉय ने कोई भी पैसे अगर एम्प्लॉयर को देने हैं और एम्प्लॉयर कल कला को चल के वो लोन का क्या कर दे, रेड शर्ट, आप गुलबर्ग से आए हुए हो, आपने तो कल की इजाजत मांगी थी, बस कल से नहीं आना, ओके अच्छा, तो वो वापस कर दे, फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, वो माफ कर दे, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, सैलरी इनकम में ऐड हो जाएंगे। पढ़ें, हमारे सवाल में आ जाए, पॉइंट नंबर 8, ₹3 लाख ऑफ अबव लोन वॉज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन 30 जून 18। लोन का प्रिंसिपल माफ हुआ है या इंटरेस्ट माफ हुआ है? प्रिंसिपल माफ हुआ है। अब इसने 20 लाख वापस करने हैं या 17 लाख, लेकिन फिलहाल बेनिफिट कितना मिला, 3 लाख। ये कौन सा पॉइंट था सेक्शन 13 का 7। अब इंटरेस्ट बेनिफिट है या लोन का प्रिंसिपल माफ हुआ है? लोन का प्रिंसिपल माफ हुआ है। तो ये 13 का 9, 3 लाख will be added in salary income. Okay. Next. अच्छा जी, एम्प्लॉयर के इस सवाल की तरफ ही रहे, मोइन वाला सवाल खत्म करते हैं। इस सवाल पीछे पड़ गया हमारे, 2 दिन से खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, एम्प्लॉयर के पास आया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को कहा सर आप मुझे 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, आप मेरे दूध की जो मिल्क अलाउंस भी दे रहे हैं, आप मुझे घर के पैसे भी दे रहे हैं, आप मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस भी दे रहे हैं, आपने मुझे बोनस भी दिया है, आपने मुझे 9 लाख भी दिया, आपने मुझे फलां भी दिया, आपने मुझे जो है वो टेलीफोन इंटरनेट के पैसे भी दिए, आपने मुझे गाड़ी भी दी है, सर एक और चीज चाहिए थी। हद हो गई मोइन, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर नहीं आती। सर कान इधर करें। सर सुबह ना मैं फजर पढ़ने जा रहा था, तो रास्ते में ना एमसीबी बैंक का मैनेजर खड़ा हुआ था, मैंने गली बदल ली, मुझे दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में जाना पड़ा। सर मैं बड़ा परेशान हूं। तो भाई एमसीबी बैंक के मैनेजर से तुम्हारा क्या? सर वो याद है आप मेरी बेटी की शादी पे आए थे? कहते नहीं तुमने तो बुलाया नहीं था। ओहो अच्छा सर, बस वो होगी भी है शादी मेरी बेटी की, तो उसमें ना मैंने लोन लिया था, तो आपसे तो लोन लेते हुए मुझे शर्म आ रही थी, पहले ही आपसे लोन लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि लोन जो है वो कहीं और से ले लें। तो
अब मोइन रोने लग गया, बस वो सारा वो वापस नहीं हो रहा लोन, और वो पीछे पड़ा हुआ है, और ये और वो, और सर जरा ये ब्लाइंड्स नीचे करने खिड़की, वो सामने खड़ा हुआ है, जैसे ही मैं दफ्तर से निकलूंगा फिर आ जाएगा वो। तो सर मेरे दिल में आ रहा था ये आप ही पे कर दें। पढ़े जी पॉइंट 9। मोइन obtained a loan of 3,50,000 from MCB Bank for his daughter marriage, her daughter marriage, हाँ his, for his daughter's marriage, daughters 2-3 बेटियां, his daughter's marriage some years back, कुछ साल उसने पहले लोन लिया था। In the current year, इस साल employer paid this amount to bank, एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारी जगह ये लोन मैं वापस कर देता हूं। जी बोले भाई, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला। ये लायबिलिटी किसकी थी, किसकी तरफ, किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने। इसका क्या नाम रखूं, लोन वेव्ड? लोन वेव्ड नहीं हो सकता। अच्छा एम्प्लॉयर ऐसे कह सकता है अच्छा तूने एमसीबी बैंक को लोन देने, चल माफ किया। और सर जी आपके माफ करने से कुछ नहीं बनता, होश के नाखुन लें, माफ करवाएं, पैसे दें उसे। तो लोन वेव्ड नहीं आएगा, लोन पेड, लोन पे किया। किसने, किसका, कितना? सेक्शन 13 का 10 अभी पढ़ाऊंगा जी। 3,50,000। जी चलें भी पढ़ें बच्चों, अकल के कच्चों पढ़ें। पॉइंट 10, वेयर एन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी किसकी है, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, एमसीबी बैंक थर्ड पार्टी, इज पेड बाय, इट विल बी एडेड इन, ये सैलरी में ऐड कर दिया। तो टोटल करा दें जी, 540, ये ऊपर से टोटल कराया ना बेसिक सैलरी से, इसका टोटल नहीं करना, इसके ऊपर भी फिगर्स थी। और टेस्ट में ये तो नहीं कहेंगे सैलरी का न्यूमेरिकल आ गया और क्लास में कराया नहीं था। और जी रिवाइज कराएं जरा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउसकीपर, गार्डनर, डोमेस्टिक असिस्टेंट या बिजली के बिलों की सर्विस दे तो सैलरी में क्या ऐड होगा, जो पैसे इनको या वापडा वालों को दिए माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे, लोन पे इंटरेस्ट माफ करे तो 3 सिनेरियोस बनेंगे, देखा जाएगा कितना इंटरेस्ट माफ किया, उसके मुताबिक सैलरी में ऐड होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन का प्रिंसिपल या कोई भी पैसे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को देने थे वो माफ कर दे तो पूरे सैलरी में ऐड होंगे। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी और की तरफ जो उधार है वो भी वापस कर दे तो भी वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो इतनी सी बात हमें 1 मिनट में कर लेनी चाहिए थी, ऐसी 50 मिनट लगाए। ओके, ये आप लोग सारा रिवाइज करके इस तरह उर्दू में घर में बोलते हैं ना बार बार। ओके गुड। पॉइंट 11, आज टाइम ही नहीं खत्म हो रहा। अच्छा पॉइंट 11, वेयर आ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और सर्विसेज आर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, सैलरी शैल इंक्लूड fair market value of property at the time of transfer, less amount paid by employee to employer. Okay, underline करें property, where a property is transferred। property में क्या आ सकता है, कार, हाउस,
फ्रिज, ओवन, जनरे, जी, मोटरसाइकिल, साइकिल, अच्छा, जहाज, एरोप्लेन। अब एम्प्लॉयर खुद तो नहीं आएगा ना। अच्छा, फर्नीचर, बड़े हो गए, कुकिंग रेंज बोले, चूल्हा, सिलाई मशीन, भाई फरमा रहे सिलाई मशीन, मोबाइल जिसको आप कहते हैं मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप, टॉप, ओके। तो प्रॉपर्टी में भाई ये सारी चीजें कवर होंगी। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड का क्या मतलब है? कितने अरसे के लिए दी? जितना अरसा नौकरी करे उतने अरसे के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं जितना अरसा नौकरी कर रहे हो, ट्रांसफर का मतलब किसके लिए? हमेशा के लिए। इसको गिफ्ट भी कहते हैं। ट्रांसफर को स्लैश अगर मुफ्त में दे तो गिफ्ट भी आ जाता है इसमें। तो प्रॉपर्टी को लिख लेना, कार, हाउस, फर्नीचर, ओवन, 3-4 नाम तो लिखे ना। अच्छा मेरे भाई, अब आप कहेंगे कि कार की बात तो कल भी की थी। नहीं भाई, वो ट्रांसफर्ड नहीं थी। आप जरा आए, जरा नहीं पूरे ही आ जाए पेज 92 पे। 92 का .3, फॉलोइंग विल बी एडेड इन सैलरी इनकम इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड। ट्रांसफर नहीं की थी, प्रोवाइड की थी। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे ये लो गाड़ी नौकरी छोड़ते हुए वापस कर देना, तो फिर ये प्रोवाइडेड होगा। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे एम्प्लॉय इधर आओ, ये गाड़ी की चाबी और उसके पीछे छुपी हुई गाड़ी ये तुम्हारी, जब भी नौकरी छोड़ के जाओगे वापस नहीं करनी पड़ेगी, तो इसे क्या कहेंगे? ऐसी सूरत में रूल क्या लगेगा? रूल बताएं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ माइनस अमाउंट पेड बाय। अब कर हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा, अब इसमें रूल क्या है मेरे भाई? रूल ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मिसाल के तौर पे कहता है कि ये भाई इधर आओ, ये लैपटॉप मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब लैपटॉप बाजार में 60,000 का है, लेकिन एम्प्लॉय को कहा मुझे 10,000 दे दो, तो 60,000 वाली चीज एम्प्लॉय को कितने में मिली? अब सैलरी इनकम में कितना ऐड होगा? 50,000। सैलरी इनकम में कितना ऐड होगा? 50,000। बांटें जी क्वेश्चन पेपर। ऐसे बैठे हुए आप जैसे समोसे बांटे जाने लगे हैं। सॉल्यूशन क्यों दिया है? सॉल्यूशन कितने लोगों ने ले लिया फोटोकॉपियर से? कितने लोगों ने दोस्त को कहा ले लो और तस्वीर खींच के मुझे भेज देना? कितने लोगों के पैसे नहीं थे, तस्वीर खींच ली सिर्फ जाके? भाई कम से कम इतना ही किया करें। आप फोटोकॉपी शॉप पे चले जाएं, उससे कहें यार वो है जरा मुझे चेक। चलो, वो फोल्डर बनाया हुआ है आपने अपने मोबाइल में, उसमें वो जो सफा मिलता है उसकी तस्वीर खींच के। अच्छा, फाइल बनी हुई है एक घर में पड़ी। ये फोल्डर आपको कैफ 1 से बनाना चाहिए था, जो भी क्लास में नोट्स मिलते। कैफ 1 2 3 4 5 कौन आज से बनाना शुरू कर देगा?
फोल्डर बना लें, जो नोट्स मिले, जो टेस्ट मिले, सोल्यूशन मिले, उसकी तस्वीर, फिर आखिरी दिन में रोल रहे होते हैं यार वो सफ़ा, हाँ वो सफ़ा, यार वो सफ़ा पता नहीं किधर है, वो दिया था सर ने, हाँ शुरू हो रहा था कहीं से, एंड भी हो रहा था कहीं पे, और पहले सफ़े पे 2 पैरे थे, बस ये याद आ रहा है मुझे। अकाउंटिंग में तो ख़ास तौर पे आप हजरात को ये फोल्डर बनाना चाहिए था, 1-2 ने बनाया होगा क्लास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यही होता है हमेशा। आगे चलें। अच्छा, क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा कहाँ है? एक्स्ट्रा नहीं मिला? कितने नंबर नहीं मिला? तो तरीका है वो किधर गया टी है भाई? भाई कॉपीज पूरी नहीं हुई तो चले गए आप। हाँ हाँ, इधर हाथ खड़ा करें, ऊंची से हाथ खड़े करें कॉपीज में। अभी इतनी तो लाया नहीं। अगली रो में दे दो, लास्ट रो में इधर। अभी शेयर कर लें फिर आ जाएंगे। इधर भी लास्ट रो में दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, अब कितने लोगों को नहीं मिली? हाथ खड़ा कर दें। अब जाओ 12-13 कॉपीज करा के लाओ, 20 करा लो, और हाथ खड़ा रखें ऊंची से, तो इसी में टाइम लग गया सारा। भाई क्या कर रहे हो? अभी शेयर करें, दाएं बाएं से लें, लास्ट रो मिल गया, एक कॉपी, अगली रो से लें। अच्छा जी, पढ़ें क्वेश्चन 2। और टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर हमें खोलना पड़ेगा। मिस्टर यासिर, आ यूके नेशनल, स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 1 फरवरी 18 to 30 सितंबर 18। तो मेरे भाई फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमारे नंबर ऑफ डेज जो पाकिस्तान में बन रहे थे वो 183 डेज से कम बन रहे थे, इसलिए इस बंदे को रेजिडेंट कहा जाएगा या नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। ओके, ट्रांजैक्शंस अंडरटुक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसने ये ट्रांजैक्शंस की हैं। ट्रांजैक्शंस अंडरटुक इन पाकिस्तान, ही सोल्ड अ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट एट अ गेन ऑफ 3 मिलियन। मेरे भाई मैन्यूस्क्रिप्ट का होल्डिंग पीरियड मिसिंग था, इसलिए आपकी मर्जी थी, अजम्पशन ले लेते 1 साल के अंदर बेचे या अजम्पशन ले लेते 1 साल के बाद बेचे, दोनों एक्सेप्टेबल थे, होल्डिंग पीरियड मिसिंग था, तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा, पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बेचा, चलो मैं अज्यूम करता हूं 1 साल के अंदर अंदर बेचा है, तो फिर मैं 3 मिलियन को 75% नहीं करा, ये अजम्पशन भी ली जा सकती है कि 1 साल के बाद बेचा है, तो फिर 75% ले लेते हैं, लेकिन पेपर में आमतौर पे बताया होता है उसने। ओके, नेक्स्ट, अगले सफ़े पे आए जी, ऊंची से हाथ खड़ा रखें जिसको कॉपी नहीं मिली। अगले सफ़े पे आए, ट्रांजैक्शंस अंडरटुक, इस रो में भी दे दें, इधर आगे राइट साइड पे, ट्रांजैक्शंस अंडरटुक इन फॉरेन कंट्रीज, बिजनेस इनकम चाइना एंड कैपिटल गेन यूएसए। जी, और किसी को ना मिली हो तो ठीक है, ओवर। भाई इनके बारे में आपने नोट दे देना था, दीज आर नॉट एडेड इन इनकम बिकॉज ही इज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स होता है? पाकिस्तान सोर्स जी। हाँ वो कर दो, अजम्पशन जो मर्जी ले सकते हो, उसमें वो अजम्पशन लिखी हुई, दूसरी भी ले सकते हैं। हाँ अजम्पशन तो वो तो एक गाइडेंस दी जाती है, ठीक है आप ये अजम्पशन ले लेते 1 साल से ज्यादा, मैंने ये कह दिया जी। भाई टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन, इसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे, आई डोंट नो कितना टैक्स निकले, लिव इट।
He has made a donation to government hospital through cross check. तो सेक्शन 61 खोलें पहले सफे पे। तो मेरे भाई ये सेक्शन पर्सन को मिलना है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली शर्त भी पूरी हो रही है और क्रॉस चेक वाली शर्त भी पूरी हो रही है, इसलिए ये टैक्स क्रेडिट आपने देना था। किस पेज पे है ये टैक्स क्रेडिट आपने देना था। नेक्स्ट, ही परचेज शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। तो मेरे भाई ये बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है, तो हमारे सवाल में ये बंदा नॉन रेजिडेंट था, इसलिए आपने नोट दे देना था इंग्लिश में लिख के कि हमने ये टैक्स क्रेडिट इसलिए कैलकुलेट नहीं किया। इंग्लिश में लाइन लिखनी थी, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड दिस टैक्स क्रेडिट बिकॉज ही इज नॉन रेजिडेंट। यही नोट इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ के बारे में देना था। पागलों की तरह दोनों टैक्स क्रेडिट नहीं निकालने थे। आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स क्रेडिट बिकॉज ही इज नॉन रेजिडेंट। तो 3 और 4 पे सेक्शन 62 लगना था। 5, पेंशन फंड में पैसे जमा कराए। अगले सफे पे आए, एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन पढ़ें किताब पे, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तानी होना चाहिए जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड हो। तो मेरे भाई पहली लाइन पढ़ें, ये यूके नेशनल है। ओ यूके नेशनल है तो इसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है, तो इसलिए मेरे भाई इसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नोट देना था, ही डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन, सो नो टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। ओके, नेक्स्ट, धड़ाधड़ टैक्स क्रेडिट नहीं निकालने थे। ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अमाउंटिंग टू 90,000 ऑन लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड। जी अगले सफे पे आए, पेज 72, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन 7 लोगों से ले सकते हैं, बैंक, नॉन बैंकिंग, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक कंपनी। इनमें फ्रेंड नहीं आ रहा, इसलिए लोन की शर्त भी पूरी नहीं हो रही थी। ये कितने लोगों ने माइनस किया था भाई? ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। ये यहाँ माइनस होता टैक्सेबल इनकम से निकालने से पहले, लेकिन माइनस इसलिए नहीं करना था, इसलिए ये डिडक्टेबल अलाउंस था। ओके, क्वेश्चन 1 इज सिंपल, उसमें मैं कुछ नहीं आपको बता रहा। आगे आए, क्वेश्चन 3, Amar is a resident of, he has incurred the following transactions during tax year 2016. Received a loan of rupees 5 lakh from his friend K through banking channel other than cross check. Cross check meaning banking channel से लिया। Kate is a resident of UK and has never paid tax in Pakistan. अगर केट ने कभी पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं किया तो ही इज हैविंग एनटीएन, नॉट हैविंग एनटीएन। तो केट को अंडरलाइन करके लिखे नॉट हैविंग एनटीएन, इसके पास एनटीएन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कभी टैक्स पे। अब जिसके पास एनटीएन नहीं है वो लोन किस फॉर्म में दे सकता है, लेकिन इसने तो गड़बड़ की है, इसलिए अम्मार को सजा क्या मिलेगी? ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो हमने लिखना था अमाउंट रिसीव्ड एज लोन will be taken to other income from other source if it is received other than by cross check or banking channel. In this case, as he is not holding NTN, so he should have made it through cross check. Now he has not made it through cross check, therefore it will be Amar's income from other source. इस तरह की अंग्रेजी आई होप आप लिख सकते हैं। Amar has received 1 canal house in DHA, Lahore, from his dad, Dilshad. जबरदस्त नाम। Amar has not paid any amount to his father for this house, यानी गिफ्ट मिला। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस इज 12 लाख। बेचा नहीं, बेचते तो और बात थी, अभी तो मिला है। LA पॉइंट लगाएं, पॉइंट LA। अदर सोर्स में आए, आ जाए अदर सोर्स में, कुछ नहीं होता। अदर सोर्स के चैप्टर में पेज नंबर 2 to
4 2 to 4 पेज पे आके पॉइंट एल ए है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप गिफ्ट लें फादर से, पेरेंट्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, पेरेंट्स से, ब्रदर से, सिस्टर से, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड, इसलिए ये एल ए लिख के आना था और ये कहना था एज द हाउस इज रिसीव्ड फ्रॉम डैड, स्वीट डैड, देयरफॉर इट विल नॉट बी एडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, पॉइंट 3, Ammar has started a new business of repairing cars. Umar has approached him for the repair of his car. Ammar has agreed to repair car along with providing car parts. Umar has provided him advance of 2 lakh in cash for repair of car and 175 in cash for car parts. जी भाई, एक वक्त में कितने एडवांस मिल रहे हैं? 2। नंबर 1 सेल ऑफ गुड्स का भी और रेंडरिंग ऑफ, तो ये एंड वाला सिनेरियो है या और वाला? एंड वाला। तो एंड वाले सिनेरियो में तो कैश में मिलना जुर्म है, तो इसकी सजा क्या मिलनी थी? ये इसकी अदर। कैसे पता चला दोनों का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट है? एक लफ्ज लिखा हुआ है, Ammar has agreed to repair car along with providing car parts. अंडरलाइन करें, along with providing car parts. तो ये इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट है या अलग अलग? इकट्ठा, इसलिए ये एडवांस नहीं मिलना चाहिए था कैश में।